तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पॉलिटी जो आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने जो है आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसका लगभग सिलेबस जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है, पहले एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं। सिलेबस आपके पास भी होगा, तो आप जो सिलेबस को देखते रहें। जब भी आप क्लास देखते हो या कोई नई चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कोई भी कंटेंट कहीं से भी पढ़ते हो या फिर पीवाईक्यू निकालते हो, प्रश्न देखते हो, तो उससे पहले आपको सिलेबस देखना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक है या नहीं है। ठीक है, अपने को टू द पॉइंट पढ़ना है कि सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, उसके पीवाईक्यू निकालें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हैं? टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं और जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया सिलेबस में। सबसे पहले आपके सिलेबस में लिखा हुआ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, वो क्या करेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। इनको हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम थ्योरी थ्योरी देखेंगे, एमसीक्यू जो है हम अलग से देख लेंगे, क्योंकि जो क्लास ही 1 डेढ़ घंटे की हो जाती है, फिर एमसीक्यू कराओ 2 घंटे की, बहुत लंबी क्लास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लंबी क्लास ना तो आपका देखने का मन करता है और हम भी थक जाते हैं, समझ रहे हो? तो इस वजह से थ्योरी की क्लास अलग है, एमसीक्यू की क्लास हम अलग से लेके आएंगे पैरेलल। जो आपके सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं उसी प्रकार से, जैसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसी तरीके से विशेषताओं का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें केवल एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू शामिल होंगे और जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता हम इस क्लास में देखेंगे। भारतीय कार्यपालिका, कार्यपालिका हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्यपालिका में क्या क्या आता है मैंने बताया था आपको। संविधान के भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? संघ, संघ में क्या आती है? संघ की कार्यपालिका। फिर संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसके बाद में महान्यायवादी। ठीक है, तो वो हमने देख लिए तीनों इससे पहले। उसके बाद विधायिका, विधायिका इसके बाद हम देखेंगे संसद, संसद के दोनों पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, ये हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। न्यायपालिका हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सिलेबस का टॉपिक है। इसकी एक क्लास होगी, ये सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे फैक्ट ही फैक्ट हैं, पूरा आपको बताना पड़ेगा कि कौन से किस लोकसभा के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, किसकी कितनी सीटें थी, किस प्रधानमंत्री ने क्या किया था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्या क्या चुनावी सुधार हुए हैं, वो लास्ट में लेंगे इस क्लास को। ठीक है, उसके बाद भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन ही हम देख चुके हैं। ठीक है, ये अपना अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक अलग से सेपरेट क्लास आई थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में कल हमने मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर भी देख लिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ कंप्लीट हो चुका है। हमने मंत्रिमंडल को ढंग से पढ़ा है। ठीक है, इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया आपको, इससे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री को डिटेल से देखा है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये पॉइंट अपना। उसके बाद में संसद, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं, संसद, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। जस्ट इसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये और ये दोनों साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना कंप्लीट हो चुका है और महत्वपूर्ण आयोग भी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिलेबस के कितने पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो लगभग आपका 90% सिलेबस जो है आज के वीडियो के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। आज भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने के बाद में आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपके केवल 2 टॉपिक बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे? एक तो भारत में निर्वाचन और एक बचेगा संसद। ठीक है, संसद अगले 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, इसमें 2 लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसकी लगभग 3-4 क्लासें बनेंगी संसद की, तो लगभग हम 3-4 क्लासों में इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद केवल एक टॉपिक बचेगा, भारत में निर्वाचन, उसको हम लास्ट में करवाएंगे और उसकी काफ़ी एक लंबी क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में करवाएंगे। तो आज का वीडियो लेने के बाद में, आज ये क्लास देखने के बाद में आपका सिलेबस देख लो, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा कंप्लीट है, फिर तीसरा कंप्लीट है, चौथा कंप्लीट हो गया, पांचवा। और आपके सिलेबस में कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। उनमें से हम कितने कवर कर लिए हैं?
2 2 4 2 6 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पॉइंट बचेंगे, 2 पॉइंट हम जो है 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेबस कंप्लीट पॉलिटी का जो है टाइम से हो जाएगा और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एक कंप्लीट मैराथन देखेंगे, पीवाईक्यू जो है आपके पुराने जो पेपर हैं उन सभी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि यस पॉलिटी में भी जो है अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब सिलेबस के कंप्लीट होने के नज़दीक है, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य जानकारी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि सर पॉलिटी क्लासेस जो है डायरेक्ट नहीं मिलती हमें, ठीक है। तो डायरेक्ट देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के उसके बाद उस पर सर्च करना है पॉलिटी बाई, ऐसे लगाना है गोपाल भारद्वाज, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे, ऐसे आप सर्च करोगे, आपके सामने जो है सारी क्लासें आ जाएंगी पॉलिटी की, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। सबसे पहले हमने आयोग पढ़े थे, तो आयोग भी आ जाएंगे और उसके बाद क्रम से सारी क्लासें आ जाएंगी। तो आपको क्या सर्च करना है, पॉलिटी बाई गोपाल भारद्वाज। आप डायरेक्ट सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपके वो आ जाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, भारत के संविधान की विशेषताएं, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो इसमें जो है हम भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो सारी देखेंगे, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उससे कुछ ज़्यादा ही देखेंगे, लगभग 17 विशेषताएं इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं इसमें हम लगभग पूरे कंप्लीट संविधान का दर्शन होने वाला है आपको, ये मान लो आप भारतीय संविधान की पूरी विशेषताएं पढ़ेंगे तो लगभग संविधान का एक तरीके से दर्शन हो जाएगा, जबकि इतना आपके सिलेबस में है नहीं। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, ठीक है, या आपके सिलेबस में नहीं है, भारतीय संविधान के भाग, सब चीज़ें इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत की विशेषता क्या है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो इसमें संविधान का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, ठीक है। एक तो क्या है लिखित संविधान, ठीक है, और एक क्या अलिखित संविधान। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा भी है, ठीक है, सबसे लंबा भी है, और क्या है लिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान, ठीक है। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे लिखित, लंबा और लिखित संविधान किसका है, भारत का है, ठीक है। और सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। और अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। तो इतना समझ में आ गया। अब भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान कैसे है, तो इसमें मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में एक तो प्रस्तावना वही है, ठीक है, और 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। अब ये किस तरीके से हैं, अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। आपको यही आंसर जो है टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में है तो ये टिक करना है, ठीक है। लेकिन 470 अनुच्छेद अलग से नहीं जोड़े गए, जो अनुच्छेद है उन्हीं की हेडिंग, सब हेडिंग लगा के, जैसे 16 है तो 16(4), 16(5) ऐसे कर दिया, ठीक है। तो उस तरीके से उनको अगर काउंट करते हैं तो ये 470 हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 22 भाग हैं, 22 भाग अलग से नहीं जोड़े गए हैं, ठीक है। तो जैसे क्या किया गया है, तो 1951 से अभी तक बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं भारतीय संविधान में। तो उसमें करीब 20 अनुच्छेद, एक भाग, लगभग 20 अनुच्छेद और एक भाग संख्या 7 हटा दिया गया है। और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग, जैसे भाग 4 के, ठीक है, 9 के, 9 ख और 14 के, ठीक है। यह 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 इन सबको जोड़ा गया है, ठीक है। तो जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से एक तो भाग संख्या 7 को हटा दिया और करीब 20 अनुच्छेदों को हटा दिया, ठीक है। और उसके जगह पर 95 अनुच्छेद जोड़ दिए गए, 4 भाग, 4 के जैसे मूल कर्तव्य, 4 के में क्या है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फिर 9 के में क्या जोड़ा गया है, नगरीय निकायों को, ठीक है। 9 ख में सहकारिता
और 14 का में एक न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण जोड़ा गया। इसके अलावा 4 अनुसूचियां, जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, 11वीं अनुसूची पंचायती निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और 12वीं अनुसूची है नगरीय निकायों की शक्तियां और प्राधिकरण, ठीक है। तो क्या किया गया है, 20 को तो हटा दिया गया है, 20 अनुच्छेदों को तो, और 95 अनुच्छेदों को जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आप ध्यान रखना, इस समय जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, दल बदल से संबंधित है ये, ठीक है। ये मैंने आपको कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ाया था, तब भी ये समझाया था, दल बदल अनुसूची 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। उसके बाद में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगरीय निकायों से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान क्यों है, उसमें कितने प्रावधान हैं, ये हमने अभी तक देखा है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि काउंटिंग जो आ रही है लास्ट में वो 395 आ रही है। जो नए जोड़े गए हैं वो संशोधन करके उनके सब हेडिंग के रूप में जोड़े गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो अनुच्छेद 16 था तो फिर 16(5) और 16(6) जोड़ दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी जगह 17 नहीं किया गया, समझ रहे हो। तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। जैसे भाग देखें तो 22 भाग हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर आप देख रहे हो तो 25 भाग, ठीक है। लेकिन जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, अब ये 4 के बाद में 5 नया नहीं जोड़ा गया है, ये 4 कै कर दिया गया है यहाँ पे मूल कर्तव्य के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ काउंट कर रहे हैं तो इसको काउंट कर रहे हैं कि 4 कै है, एक एक भाग के रूप में काउंट कर रहे हैं कि भाई एक नया भाग हो गया। लेकिन अगर इसकी तरह देखें तो लास्ट में यहाँ पे 5 आएगा, फिर 6, 7, 7 को हटा दिया, लेकिन अभी भी हम काउंट करते हैं, गिनती में लास्ट में 22 ही आएंगे, ठीक है। अगर आप 9 जोड़ोगे तो 9A, 9K ऐसे जोड़े गए। तो अगर अलग अलग उनको काउंट करते हो तो 25 हो गए, लेकिन वैसे देखोगे तो कितने हो गए, 22। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं तो इसको टिक करके आना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कथन किस व्यक्ति ने दिया है, और एक प्रश्न में कथन दे देंगे कि ये कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी आता है। तो इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है। ऑप्शन में सर आइवर जेनिंग्स आएंगे, आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। प्रथम लिखित संविधान किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और सबसे छोटा भी किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो ऐसे है, ये सारे क्या है, स्टेट है, ठीक है, ये सारे स्टेट हैं, और इन सब ने मिलकर के किसको बनाया है, इस अमेरिका को बनाया है, ठीक है। इन सब ने इकट्ठा होकर के क्या बोला कि हम क्या करते हैं, अमेरिका बना लेते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र है और ये राज्य हो गए। तो केंद्र का संविधान तो बहुत छोटा है, ठीक है, और फिर इन राज्यों का संविधान अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रावधान लिखने की आवश्यकता नहीं है केंद्र के संविधान में, ठीक है। अब ये जो राज्य हैं, ये राज्य क्या है, ना तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ना इन राज्यों को मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, इन राज्यों के समझौते का क्या है, एक परिणाम है, ठीक है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत जो है, भारत ये जो राज्य हैं, सभी राज्य ये क्या केंद्र से शक्तियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं,
केंद्र से शक्तियां प्राप्त करते हैं और ये केंद्र सरकार जो है, संसद जो है, इन राज्यों को तोड़ सकती है, इनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, इनका मेल कर सकती है, ठीक है? ये सब इनमें परिवर्तन कर सकती है। मतलब पहले से एग्जिस्ट करता था भारत, ठीक है? भारत के पहले भारत बना है, उसके बाद में राज्य बने हैं, ठीक है? लेकिन अमेरिका में क्या है, पहले राज्य बना है, फिर क्या है, एक संघ बना है। तो भारत क्या है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है? भारत क्या है, राज्य पहले से एग्जिस्ट करते थे, भारत केंद्र सरकार उनमें जोड़ तोड़ कर सकती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए क्या है, अमेरिका का संविधान छोटा सा संविधान है। क्यों है? क्योंकि राज्यों का अलग से संविधान है सबका, ठीक है? और केंद्र का एक छोटा सा संविधान है, तो केंद्र में ज़्यादा प्रावधान लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भारत में क्या है कि राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान है दोनों का, इसलिए प्रावधान क्या है, ज़्यादा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, ठीक है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, जैसे अभी हमने देखा था कि लिखित और अलिखित के आधार पर वर्गीकरण किया गया था संविधान का। अभी इन्होंने क्या किया है, नम्यता और अनम्यता, ठीक है? मतलब नम्यता और अनम्यता, ठीक है? नम्यता का मतलब है लचीला और अनम्यता का मतलब है कठोर। इस आधार पे क्या किया गया है, वर्गीकरण किया है संविधान का, ठीक है? तो कठोर का मतलब क्या है कि अगर किसी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है या किसी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कठोर या अनम्य। जैसे अमेरिका का संविधान है, तो वहाँ पर संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, ठीक है, बहुत कठिन है। इस वजह से क्या बहुत कम संशोधन होते हैं, ठीक है, जबकि भारत में वो 100-105 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है? तो जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, उसको क्या कहते हैं, कठोर संविधान या अनम्य संविधान। लचीला मतलब ऐसा संविधान जिसमें आम प्रक्रिया, जो आम कानून बनाते हैं, नॉर्मल साधारण कानून बनाते हैं, उस तरीके से अगर संशोधन किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, नम्य संविधान हो जाएगा। तो भारतीय संविधान जो है, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। कैसे? भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है? कुछ प्रावधानों का संशोधन करना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है, और जबकि अधिकांश जो प्रावधान है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। जैसे जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है, संशोधन लिखा हुआ है। इसमें दो तरह के संशोधन की बात की गई है, ठीक है? एक तो होता है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में दो शर्तें होती हैं, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात जो कि 50% से अधिक होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ प्रावधानों में संशोधन कैसे होता है, विशेष बहुमत से, जैसे मूल अधिकार और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है? तो इनमें संविधान संशोधन कैसे होगा, विशेष बहुमत से, ठीक है? और दूसरा क्या है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आपको आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है, ठीक है? कुछ अन्य प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत तो होना ही होना चाहिए, प्लस कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन का भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित कोई संशोधन करना है या उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन करना है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आधे राज्यों का जो है आपको अनुमोदन स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है? तो भारतीय संविधान देख लो, एक तो होता है विशेष बहुमत से और एक होता है अन्य साधारण बहुमत से, ठीक है? तो 368 के तहत दो तरीके के संशोधनों का प्रावधान किया गया है। तो न कुछ जगह तो कठिन है, प्रक्रिया जटिल है, और कुछ जगह क्या है, आसान है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, ठीक है? और वो ये जो आम प्रक्रिया के द्वारा सामान्य बहुमत से हम संशोधन करते हैं, ये क्या नहीं आते, आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। ये आपको याद रखना है कि साधारण बहुमत से जो संशोधन करते हैं आर्टिकल जो संविधान के अंदर, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है? जो तो ये तो कितने हो गए, बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब लचीला है, और वहाँ पर विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता थी, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन है। तो क्या है, दोनों में मिश्रण है। इसके लिए केसी वियर ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है। केसी वियर ने कहा कि भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा है कि यह लचीलेपन व जटिलता के बीच में बेहतर संतुलन है। ये क्या है, लचीलेपन और जटिलता के बीच में बेहतर क्या है, संतुलन है। ये किसने कहा है, केसी वेयर ने कहा है, ये आप याद रखना। इसके बाद में तीसरी विशेषता है
सरकार का संसदीय रूप। क्या है? सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार का संसदीय रूप हमने कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन ऐसा कैसा नहीं अपनाया, उसमें कुछ संशोधन किया गया है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन की जो संसद होती है वो संप्रभु होती है, ठीक है। वो कोई कानून बना दिया उसने, किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, नया कानून बना सकती है, हटा सकती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का वो जो है प्रावधान कर सकती है, ठीक है। उसके कानून को कोई निरस्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद क्या है? संप्रभु नहीं है। वो क्या करती है? संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है, और संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो अगर वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करती है, या कि फिर उसके बियॉन्ड जाके कोई कार्य करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसके कानून की समीक्षा कर सकता है, और उसके जो कानून बनाया है, उसने जो प्रावधान लागू किए हैं, उनको क्या कर सकता है? असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर संसदीय संप्रभु नहीं है, जबकि अमेरिका उसमें ब्रिटेन में क्या है? संसद संप्रभु है। तो ये क्या है? दोनों में अंतर है। इसके अलावा एक अंतर और है, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, जो उसका प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। जबकि भारत में क्या है? हमारे राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, देश का प्रधान है, वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसलिए भारतीय संविधान को, भारत को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सरकार का संसदीय रूप, ये क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है, जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय, ठीक है, और सहयोग पर सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। भारत ने क्या किया है? अमेरिका की तरह अध्यक्ष शासन प्रणाली को नहीं अपनाया, ठीक है। ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। जबकि अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या होता है? वो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति विभाजन और पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली क्या करती है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग और समन्वय पे के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो भारत में क्या अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। संसद संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं? विधायिका के ही सदस्य होते हैं। जैसे हमने कल मंत्रिपरिषद पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन बनता है? सांसद बनता है। अगर वो नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। इतना समझाया था। तो संसद क्या है? विधायिका है, ठीक है। तो विधायिका के जो सदस्य हैं वही क्या है? कार्यपालिका, मतलब मंत्रिपरिषद में गए हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या सहयोग और समन्वय है, क्योंकि वो ये तो क्या है? विधायिका है, और इसी का पार्ट क्या है? कार्यपालिका, ठीक है। तो दोनों में सहयोग और समन्वय। जबकि अमेरिका में क्या है? कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। तो भारत में क्या अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। ये पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगी संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक है। और ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कथन के रूप में कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक व नाम मात्र ये कार्यपालिकों की उपस्थिति, ये हम प्रधानमंत्री पढ़े और केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ा था, तो मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद में बहुमत वाले दल की सत्ता, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किसे करता है? राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करता है? उसे आमंत्रित करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो ये क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। जब मैंने आपको प्रधानमंत्री पढ़ाया था, और जब मैंने आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। उसके दल को लोकसभा में क्या है? बहुमत प्राप्त है। उसी व्यक्ति को क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। क्यों करेगा? फिर मैंने आपको बताया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए, ठीक है। तो बहुमत प्राप्त दल के सत्ता, विधायिका के कार्यपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जिम्मेदारी। तो मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। उसके बाद विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं? मंत्री बनते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व है, ठीक है। निचले सदन का विघटन, लोकसभा या विधानसभा। अगर किसी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो सरकार है उसे जनता का समर्थन नहीं है, या जनता
जो उसको पसंद नहीं करती है या फिर उसने अपना बहुमत खो दिया है लोकसभा में, निचले सदन में, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो उसको समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल तक काम करे, ठीक है? तो ये हो गया। हालांकि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है। क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं। कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। कैसे नहीं है, मैंने आपको समझा दिया था कि भारतीय जो संसद है वो क्या करती है, संविधान से क्या करती है, शक्तियाँ प्राप्त करती है। और संविधान के अगर संविधान का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है तो उसके कानून को क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा के तहत शून्य कर सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। दूसरा क्या है कि भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक है, जबकि ब्रिटेन का उत्तराधिकारी व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र देश है, ठीक है, गणतांत्रिक देश है। इसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली के कुछ अन्य नाम हैं। क्या क्या नाम है, जैसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ठीक है। वेस्टमिंस्टर क्या है, ये क्या है कि एक लंदन में एक जगह का नाम है जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश संसद बैठती है, ठीक है। इसलिए और अपनी जो संसद प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन से। इसलिए हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली को कभी कभी ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं। उत्तरदायी सरकार इसका अन्य नाम है। मंत्रिमंडलीय सरकार भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं, क्योंकि इसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब आगे देखते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में संसद जो है, संसदीय शासन प्रणाली वैसे तो ब्रिटेन से प्रेरित है, लेकिन संसद ब्रिटेन की तरह, जितनी ब्रिटेन की संसद जितनी ज़्यादा पावरफुल है, उतनी ज़्यादा पावरफुल भारत की संसद नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जो भारतीय न्यायपालिका है वो कहाँ से ली, किसके संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। लेकिन अमेरिका में जो न्यायपालिका जितनी पावरफुल है, उतनी पावरफुल भारतीय न्यायपालिका नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे आरोप लगाते हैं भारतीय संविधान पे कि भारत क्या है, एक उधार का थैला है, अलग अलग जगह से प्रावधान ले लिए, कुछ जर्मनी से ले लिए, कुछ ब्रिटेन से ले लिए, ठीक है, कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिए, अमेरिका से ले लिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जगह जगह से ले लिए और एक लंबा एक पोथा तैयार कर दिया और पढ़ लो इसको, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, वो आलोचना जो है उचित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो सारे प्रावधान वहाँ से एज इट इज़ नहीं लिए गए। उनको भारतीय संविधान, जो भारत की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, बहुभाषी है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा के, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो भारत के लिए जो उचित था उस तरीके से उनमें संशोधन करके उस रूप में उनको अपनाया गया है। उनको ऐसा कैसा नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन जितनी शक्तिशाली नहीं है, और न्यायिक सर्वोच्चता क्या नहीं है, अमेरिका जितनी शक्तिशाली नहीं है। और भारत में इन दोनों में क्या किया गया है, समन्वय किया गया है, ठीक है। जब मैंने आपको न्यायपालिका पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि संसद क्या करती है, न्यायपालिका को शक्तियाँ और प्रदान कर सकती है, उसकी रीट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, समझ रहे हो, उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, ठीक है, संविधान में संशोधन करके, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है, अगर संसदीय जो कानून है या संसदीय जो अधिनियम है, जो भी ये अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, वो क्या कर सकता है, उसके तहत इसको शून्य घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, एनजेएससी को इन्होंने शून्य घोषित किया था, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की क्या है, एक विशेषता है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है, समन्वय। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच में उचित संतुलन बनाने को क्या दी है, प्राथमिकता दी है, ठीक है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को क्या कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर क्या कर सकती है, संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनको कम ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, अगली विशेषता क्या है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत का क्या मतलब है,
आपने देखा होगा कि भारत में एक ही न्यायपालिका काम करती है, ठीक है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय उसके अधीन है, उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिला अदालत न्यायालय, ठीक है, जिला अदालत हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक ही स्वतंत्र न्यायपालिका है। मैंने आपको बताया था न्यायालय अवमानना, ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, ये आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि अभिलेखीय न्यायालय कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल आप बताओगे कमेंट करके, या आपको होमवर्क है कि आपको याद है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभिलेखीय न्यायालय, तो मैंने आपको बताया था कि जो उच्च न्यायालय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय देते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, अगर ऐसा करते हो तो आपको दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही न्यायपालिका है ऊपर से लेकर के नीचे तक, वही क्या करती है, संघीय कानूनों की समीक्षा करती है, उनको लागू करती है, और वही न्यायपालिका राज्य कानूनों की समीक्षा करती है, उनको लागू करती है, ठीक है। तो भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है, ऊपर से लेकर के क्या है, एक ही न्यायपालिका है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो भारतीय न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। इसके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं संविधान में। जैसे जो न्यायपालिका है उसके वेतन जो है संसद निधि पर भारित है, ठीक है। उसके कार्यों में ताकाझाकी नहीं कर सकते संसद, जो विधायिका है उसके कार्यों में ताकाझाकी नहीं कर सकते, उसके निर्णयों के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती विधायिका में, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को पृथक्करण दिया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये अपने कानून खुद बनाती है न्यायपालिका, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, संघीय न्यायपालिका अलग है और राज्य न्यायपालिका अलग है। संघीय न्यायपालिका संघीय कानूनों को लागू करती है और राज्य न्यायपालिका राज्य कानूनों को लागू करती है, ठीक है। जबकि भारत में क्या है, एक ही न्यायपालिका, वही संघीय है, वही राज्य न्यायपालिका है, और वो सभी कानूनों को वही लागू करती है, ठीक है। तो भारत में न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है। कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। ये जब मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, ताकि ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप जो है रेगुलर क्लास ले रहे हो, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, आपको याद हो रही हैं, और चीज़ें जो है आप रिवीजन बराबर कर रहे हो, ठीक है। ये आपके रिवीजन के लिए है। तो आप कमेंट में बताओगे कि उच्च न्यायालय ऐसे लिखोगे और उसके आगे लिखोगे कितने हैं संख्या, ठीक है। यह आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसके नीचे कितने हैं उच्च न्यायालय हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें हैं। इन न्यायालयों का एकल तंत्र, ठीक है, इन न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी क्या करता है, लागू करता है। ये केंद्रीय कानूनों को लागू करते हैं और यही राज्य कानूनों को लागू करते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। भारत में जो अदालत है, जब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का विकास हुआ है, धीरे धीरे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी शक्तियाँ इसको दी गई हैं, कब गठन हुआ था, किस तरीके से संघीय अदालतें फिर प्रीवी काउंसिल की शक्तियाँ इसको दी गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि यही संघीय न्यायालय है, यही अपीलीय न्यायालय है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ है, ठीक है। अलग से अलग अलग न्यायालय नहीं है। तो वह शीर्ष न्यायालय है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का क्या है, संरक्षक है। मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनको बीच में कोई हटा नहीं सकता। महाभियोग बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, अभी तक किसी के खिलाफ लाई भी नहीं गई है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है, ठीक है। ये हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद में अदालत में कामकाज पर रोक है। एक बार आप रिटायरमेंट हो गए उसके बाद किसी और अदालत में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने सुप्रीम कोर्ट में काम कर लिया वो निचली अदालत में क्यों काम करेगा, समझ रहे हो। सबसे जो उच्च न्यायालय है जब उसमें काम कर लिया तो नीचे वाले में क्यों करेगा, ठीक है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, आर्टिकल 50 में।
तो ये क्या है, इसकी स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अब अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मतलब आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है आपको, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। समझ रहे हो? तो ये क्या है, राजनीतिक तंत्र को लागू करता है। भारतीय संविधान ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं, राजनीतिक तंत्र को लागू करते हैं। आप सरकार के खिलाफ जा सकते हो, आप सरकार के खिलाफ आलोचना कर सकते हो, सरकार को चुनाव कर सकते हो। ठीक है, आपके अधिकार हैं, आप समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, आपके मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है, आपको वो संविधान का संरक्षक है। इसलिए अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, और सर्वोच्च न्यायालय आपकी इसकी रक्षा करेगा। इसके लिए वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन-कौन सी? अधिकार पर्चा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है, और एक और कौन सी है, 5 न्याय जो है 5 प्रकार की रिट जारी कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, अधिकार पर्चा, ठीक है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो 5 प्रकार की क्या है, रिट जारी कर सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, एक भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। ठीक है, भाग 3 में। ठीक है, ये सामान्य जानकारी इतनी तो आपको होनी चाहिए, हालांकि आपके सिलेबस में मौलिक अधिकार लिखा हुआ नहीं है। तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके अलावा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से में है, आर्टिकल 32 में। कितने अधिकार दिए गए हैं, टोटल 6। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र को भावना को प्रोत्साहन देना। मैंने बता दिया था राजनीतिक लोकतंत्र किस तरीके से। ठीक है, यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर क्या करता है, निरोधक की तरह कार्य करता है। कार्यपालिका और विधायिका अगर ऐसा कोई कार्य करती है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का संरक्षक है, आपको गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की रक्षा की। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती है, निरोधक का मनमाने कानूनों पर प्रतिबंध लगाती है कि विधायिका आपने किसी को जिता दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी कानून बना सकता है संसद में बैठ करके। ठीक है, इसके लिए आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, और मूल अधिकारों के उल्लंघन पे आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से आपने गिरफ्तार कर लिया है तो उसको सशरीर कहाँ प्रस्तुत करने पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, अगर कोई निष्क्रिय हो गया ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको सक्रिय करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध मतलब मना है, अगर कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके सुनवाई करता है या किसी मामले को देखता है तो उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा सकता है, उसको अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अधिकार पर्चा, अगर किसी व्यक्ति को जो योग्य नहीं है और उस जिस पद के लिए योग्य नहीं है उस पद के लिए उसको बिठा दिया गया है तो उसके विरुद्ध अधिकार पर्चा लागू होती है। उसके बाद उत्प्रेषण, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी मामले की सुनवाई करता है तो उस मामले को भले ही वो सुनवाई के दौरान या फिर सुनवाई के बाद भी अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार क्या करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देते हैं, और जो कार्यपालिका और विधायिका है उसके मनमाने रवैये पे क्या करते हैं, निरोध का कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब अगली विशेषता क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी। जो भारतीय संविधान जब लागू किया गया, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय पे ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां या फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं थी भारत की कि सभी जो प्रावधान है उनको लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान
रखे डीपीएसपी के थ्रू। डीपीएसपी में कुछ ऐसे प्रावधान लिख दिए कि बाद में ऐसी सिचुएशन आए तो इनको लागू कर दिया जाए, ठीक है। भारत में राज्य का ये प्रावधान है कि जैसे जैसे भारत की स्थिति सही होती जाती है उस तरीके से आपको क्या करना है, इन प्रावधानों को लागू करना है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य आपको होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपने जो निर्णय सुनाता है, ठीक है, देखता है, उस दौरान भी डीपीएसपी को देखता है, प्रस्तावना को देखता है, ठीक है। उस तरीके से राज्य कोई कानून बनाता है या लागू करता है तो उससे पहले क्या है, डीपीएसपी का संदर्भ लेता है, क्योंकि डीपीएसपी में ऐसे प्रावधानों को लिखा गया है जो उस समय लागू नहीं हो सकते थे, बाद में संविधान जो धीरे-धीरे जो है इनको क्या करना है, लागू करना है। तो भारतीय नीति निर्देशक तत्व क्या है, भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो सामान्य जानकारी आपको याद रखनी है कि भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ये आपको याद होनी चाहिए। और भारतीय संविधान के स्रोत जो कहाँ-कहाँ से क्या-क्या लिया गया है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएँगे। वो भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से, अलग-अलग देशों से लिया गया है, ये भी क्या है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो उस विशेषता को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। और बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है भारतीय संविधान के बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। अनोखी विशेषता है, किसने कहा है, अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। तो बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। उसके बाद में हम इसको जो डीपीएसपी है इसको नॉर्मली 3 भागों में बांटा जाता है, सामाजिक गांधीवादी और उदार बौद्धिक, ठीक है। तो 3 तरीके से ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था ऑप्शन में, तो आपको याद होना चाहिए समाजवादी या सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, 3 तरीके से किसको बांटा गया है, डीपीएसपी को बांटा गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन है, जनता का शासन है, जनता प्रतिनिधि वोट दे करके अपनी सत्ता किसको हस्तांतरित करती है, प्रतिनिधि को करती है। और इस एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जनता ही शासन कर रही है, ठीक है। जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उससे बोलने स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, हर तरीके से जो है क्या है, ये लोकतंत्र देश में लागू है। उसी तरीके से समाज में लोकतंत्र लागू होना मतलब सबको समानता का अधिकार, प्रत्येक वर्ग को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बूढ़ों को, ठीक है, इन सबको एक समानता का अधिकार दिया जाए, उनको पर्याप्त सम्मान दिया जाए, ठीक है, उन सबको बोलने का अधिकार हो, वह उनकी भी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो भावनाएं उनको व्यक्त करने का अधिकार हो, ठीक है, तो उनको उसमें उनका शोषण नहीं हो। तो ये क्या है, सामाजिक लोकतंत्र है। उस तरीके से आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि जो समाज में जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है या राज्य के संसाधन, उन पे सबका अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल केवल एक वर्ग को वो संसाधन दिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर संसाधनों का केंद्रीकरण कर दिया गया है। तो प्रत्येक हिस्से में जो व्यक्ति समाज का हिस्सा है, ठीक है, जो व्यक्ति राज्य का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, उन जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, भले ही प्राकृतिक संसाधन है, भले ही राज्य के संसाधन है, उन संसाधनों का बंटवारा, ठीक है, क्या किया जाए, समान आधार पे किया जाए, सबको बराबर अधिकार जो है दिए जाने चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग जो है संसाधनों का उपयोग कर रहा है और बाकी जो है गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आर्थिक लोकतंत्र है। तो आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अब मैंने क्या कहा था कि उस समय जब संविधान निर्माण किया जा रहा था उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि इनको लागू किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिख दिया कि जब राज्य कोई भी पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, कोई भी कानून लागू करेगा तो सबसे पहले डीपीएसपी को देखा गया, डीपीएसपी क्या कहती है, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो डीपीएसपी राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अब आगे संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, ठीक है, कानून बनाते समय डीपीएसपी का संदर्भ ले, इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का क्या है, नैतिक कर्तव्य है कि राज्यों को जैसे जैसे सुविधा होती जाती है उस तरीके से क्या करना है, इनको लागू करना है। हालांकि जैसे अब आप बोलोगे कि भाई जैसे मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया,
ठीक है। उस तरीके से डीपीएसपी को भी लागू कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, जैसे भाई मौलिक अधिकारों आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर कोई उल्लंघन होता है उसका, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय उनको लागू करवाएगा, उनकी गारंटी देता है आपको। उस तरीके से तो फिर इनको भी लागू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इनकी जो प्रकृति है वो जनमत पर आधारित है कि जनता स्वीकार करे कि नहीं करे। आपने कोई कानून लेकर के आ गए, भले वो लोक कल्याणकारी है, लेकिन जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप उसको लागू नहीं कर सकते। जैसे अभी तक अपने यूसीसी लागू नहीं हुआ, ठीक है, जो सिविल नागरिक संहिता है वो अभी तक लागू नहीं, जबकि गोवा में बहुत पहले लागू हो चुकी थी, वो क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से धीरे धीरे पर जनता का समर्थन जरूरी है इनको लागू करने के लिए, ठीक है, आप जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि वास्तविक शक्ति क्या है, राजनीतिक है, मतलब जनमत है, ठीक है। जनता इसको स्वीकार करेगी तब धीरे धीरे लागू होगा। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में, ये मिनर्वा मिल्स मामला कब आया था, 1980 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपके कोर्ट केस होंगे, दूसरी तरफ उनकी डेट दी जाएगी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा केस कब आया था। तो मिनर्वा मिल्स कब का मामला है, 1980 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश सिद्धांतों के संतुलन पर, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के दोनों के संतुलन पर टिकी हुई है, क्या, इसकी नींव भारतीय संविधान की। इसने कब कहा था, मिनर्वा मिल्स मामले में कहा था। तो ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगली विशेषता, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। हालांकि भारत जो है वो पहले से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसके बावजूद प्रस्तावना में एक लाइन जोड़ी गई 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि भारत क्या होगा, एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, संप्रभुता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। भारत क्या होगा, एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, ठीक है। तो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत हज की यात्रा के लिए भी सब्सिडी देता है, और भारत जो तीर्थ यात्रा भी करवाता है, योजनाएं चलाता है। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए तीर्थ यात्राएं फ्री होती हैं, गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है उसके तहत, ठीक है। तो दोनों धर्मों का, तो इसलिए भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत का ऑफिशियली कोई धर्म नहीं है कि भारत का एक धर्म है, ठीक है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। भारत के जो सिद्धांत है वह सर्वधर्म समभाव का, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। सभी धर्मों को समान रूप से विकास हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म के विकास के लिए कर लगा दिया। जैसे अकबर ने जजिया कर लगाया था, अकबर ने जजिया कर क्यों लगाया था, गैर मुस्लिमों पे लगाया था कि भाई मुस्लिम धर्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास करने के लिए गैर मुस्लिमों पे क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों पे टैक्स लगा दो। तो किसी भी धर्म पे ऐसे पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, सभी के विकास के लिए समान रूप से कार्य करता है, ठीक है। तो अब भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से लक्षण है जो ये निश्चित करते हैं या निर्धारित करते हैं कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। वो कौन कौन से प्रावधान संविधान में लिखे हुए हैं, उन प्रावधानों के बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, इसलिए किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि हाँ वाकई में क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो वो कौन कौन से प्रावधान है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तो भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो दूसरा लक्षण क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना। तो हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जो है इसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी प्रत्येक नागरिक को, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या करती है, हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष, ठीक है, कानून के समक्ष समान समझा जाएगा
और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 14। अगर आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है, ठीक है, चूँकि हमारे इसे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, आर्टिकल 14 के तहत, ठीक है। तो ये भी क्या दर्शाता है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद अगला कौन सा लक्षण है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 आपने पढ़ा है, ठीक है। तो धर्म उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जाति, लिंग, धर्म, उनके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सार्वजनिक सेवाओं में जो आप सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं को समान अवसर दिए जाएंगे सभी व्यक्तियों को, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ। तो ये भी क्या दर्शाता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला लक्षण क्या है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व मानने, पूजा अर्चना करने, उसका सम्मान करने का अधिकार होगा, ठीक है। खुद के धर्म की अभिव्यक्ति करना, मानना, उसको प्रचार प्रसार करना, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल 25 के तहत क्या अधिकार दिया गया सभी नागरिकों को। इसका मतलब क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। अगला लक्षण क्या है, हर धार्मिक समूह है, कोई भी समूह है अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकार है। भाई आप संस्थाएं बना सकते हो धर्म के नाम पे, ठीक है, उनका प्रबंधन कर सकते हो। ये प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। कोई अपने किसी भी धर्म का व्यक्ति हो अपने धर्म की संस्था बना सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसके नाम से प्रॉपर्टी अर्जित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष का प्रचार कर रहे हो, ठीक है, और उसके लिए आपको कर देना पड़ेगा। सरकार ऐसा कोई कर नहीं लगाएगी, ठीक है, जैसा कि मुगल अकबर ने जजिया कर लगाया था, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 27 में। अब आगे कौन सी विशेषता है, ठीक है, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 28 में, ठीक है। जो सरकारी स्कूलें होंगी, ठीक है, उनमें किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, केवल वो पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जा रही हैं। वहाँ पर सभी धर्मों के बच्चे आते हैं, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पर जो वही शिक्षा दी जाएगी जो पाठ्यक्रम सरकार ने निर्धारित कर रखा है। किसी धर्म विशेष की शिक्षा, प्रार्थना, ठीक है, या फिर कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए भारत क्या है, ये बात भी क्या बताती है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। अगला कौन सा लक्षण है भारतीय संविधान में, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। प्रत्येक धर्म किसी भी अल्पसंख्यक हो, भले ही कैसा भी व्यक्ति हो, वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि है उसको संरक्षण कर सकता है, ठीक है, आर्टिकल 29 के तहत। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, आर्टिकल 30 में। अगर कोई अल्पसंख्यक है, कोई धर्म विशेष है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अपनी अलग से प्राइवेट संस्था खोल सकता है। किस चीज़ के लिए, अपने धर्म विशेष के प्रचार के लिए या उस धार्मिक शिक्षा देने के लिए। सार्वजनिक जो स्कूलें हैं वहाँ पर ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, आर्टिकल 44 में। जितने भी धर्म हैं सबके लिए एक ही कानून लागू होगा, ठीक है, भले ही विवाह का हो, भले ही किसी और चीज़ के लिए हो, सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, कैसे भी मामले हो सबके लिए एक ही कानून जो है लागू होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सभी लक्षण, ये जो सभी लक्षण क्या दर्शाते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो धर्म, अब इसके बाद में यहाँ तक हमने देख लिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उन सभी लक्षणों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं कि पश्चिम में क्या है, ठीक है। पश्चिम मतलब जो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि पश्चिम में ऐसी अवधारणा है कि उनके वहाँ पे क्या होता है कि धर्म का मतलब है चर्च, समझ रहे हो, धर्म का मतलब है चर्च और राज्य का मतलब है राजनीति। तो इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। धर्म अलग है, ठीक है, धर्म अलग है और जो राज्य है उसकी राजनीति अलग है, ठीक है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म का मतलब लिया गया है कर्तव्य से, ठीक है। जो आपका कर्तव्य है वही क्या है, आपका धर्म है, ठीक है। तो आप, जैसे गांधी जी ने कहा है कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, ठीक है।
अगर राजनीति धर्म विहीन है तो फिर वो मरी हुई है, मृत देह, उसके कोई विचारधारा नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, उसके कोई सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, मृत विहीन है, मृत विहीन देह के समान है। ठीक है, तो भारत में जो मतलब लिया गया है धर्म का, वो लिया है कर्तव्य से। तो इसलिए भारत में धर्म और जो कर्तव्य वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, और जबकि यूरोपियन कंट्री में क्या है, धर्म और राज्य को दोनों को अलग अलग कर दिया गया बिल्कुल रूप से, कि धर्म अलग है और राज्य अलग है। तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता की एक नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, जबकि भारत में क्या किया गया है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को लिया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत में प्रत्येक धर्म के जो लोग वो निवास करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, प्रत्येक धर्म में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उनके कर्तव्य लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक धर्म का एक ग्रंथ होता है, पर्टिकुलर एक किताब होती है। ठीक है, उसमें उनके अच्छी अच्छी बातें, उनका क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उनके जो कर्तव्य लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है। भारतीय क्या करते हैं, भारत प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है, सभी धर्मों की रक्षा करता है, सभी धर्मों के विकास के लिए समान रूप से कार्य करता है। तो ये क्या है, धर्म निरपेक्षता की एक सकारात्मक अवधारणा है। तो भारत में क्या किया गया है, धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा क्या है, धर्म, चर्च और राज्य, राजनीति के बीच क्या है, पूर्ण अलगाव है, अलग अलग है। धर्मनिरपेक्षता की ये क्या है, नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, जबकि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है। ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा है। तो भारत में क्या अपनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र लागू करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मताधिकार होना। ठीक है, तो भारत में सभी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है। पहले जब संविधान लागू हुआ था तो इसकी एज कितनी थी, 21 वर्ष थी। उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाते हैं। तो वयस्क मताधिकार है, सभी व्यक्तियों को मत डालने का अधिकार है, और सभी का मत मूल्य समान होता है। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि मत मूल्य अलग अलग था, लेकिन यहाँ मत मूल्य क्या है, बिल्कुल समान होता है। एक वोट का एक ही मत मूल्य होता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है, 18 वर्ष है, वो क्या मतदान के लिए योग्य है, उसको मतदान का अधिकार है। अगर यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के, जो मतदान का अधिकार है वो सभी लोगों को, जो भारत का नागरिक है सभी को मतदान का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, भले वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है, या फिर किसी भी नस्ल का हो। ठीक है, सबको क्या है, समान रूप से क्या है, मत देने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसकी आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष का होता था तब मतदान करता था, अब 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। ठीक है, संविधान की अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता क्या है, एकल नागरिकता। क्या है, एकल नागरिकता, मतलब भारत में क्या है, सभी नागरिक क्या है, केवल भारतीय हैं, उनकी अलग से कोई नागरिकता नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है, वो होती है भारतीय, वो इंडियन है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थानी है या फिर कोई गुजराती है, कोई अलग से नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, दो तरीके की नागरिकता प्रदान की जाती है। एक तो प्रदान की जाती है देश की, दूसरी की जाती है राज्य की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को दो तरीके से लाभ होता है। एक तो केंद्र के द्वारा कुछ अधिकार उनको प्रदान किए जाते हैं, फिर दूसरा राज्य के द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो वो दोनों तरीके से, दो तरीके के अधिकारों का लाभ उठाते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में क्या है, एक की नागरिकता प्रदान की जाती है, क्योंकि भारत जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी निष्कर्ष का परिणाम नहीं है, किसी राज्यों ने मिलकर के भारत को नहीं बनाया। भारत पहले से बना हुआ था, फिर बाद में राज्य बने हैं। भारत ने क्या किया है, बाद में उस क्षेत्र को, जो भारत का क्षेत्र है उसको राज्यों में बांटा है। जबकि ऐसा नहीं है कि पहले से राज्य बने हुए थे फिर भारत बना दिया। जबकि अमेरिका में क्या है, पहले से राज्य बने हुए थे, उन्होंने क्या बनाया, अमेरिका को बनाया। वो क्या है, एक संघ है। ठीक है, राज्यों के द्वारा बनाया गया संघ है, उसमें राज्य ना तो अलग हो सकते हैं, ना केंद्र उनको बांट सकता है या फिर छोटा बड़ा नहीं कर सकता उनको। लेकिन भारत में क्या है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत राज्यों को सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उनका नाम परिवर्तन कर सकता है, उनको किसी दूसरे राज्य में मिला भी सकता है।
ठीक है। तो भारत क्या है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए भारत में क्या है, केवल एक ही नागरिकता दी जाती है। वो कौन सी दी जाती है? इंडियन, ठीक है, भारतीय। ठीक है, अब इसको देखते हैं। भारत में क्या है, भारतीय संविधान क्या है, फेडरल है। ठीक है, तो ये दो लक्षणों को दर्शाता है, तो एकल और संघीय। ठीक है, आपातकाल में एकल हो जाता है, वैसे संघीय होता है, प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, और वो क्या है, भारतीय नागरिकता। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या फिर रहते हो, उनको क्या किया जाएगा, संपूर्ण देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए जाएंगे। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय कुछ मामलों को छोड़कर। जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। वहाँ पर हर व्यक्ति को अलाउ नहीं है जाना आना, क्योंकि उनके जो जनजातीय क्षेत्र है वो बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में जनजाति बची हुई है, और उनकी संस्कृति का संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचाए रखना, उनको आगे और बढ़ावा देना, ये भारतीय सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर बाहर से लोग जाते हैं जनजातीय क्षेत्र में, वहाँ की जो संस्कृति को खराब करते हैं, या फिर वहाँ पर जो है चीज़ें बदल सकती हैं। इस वजह से कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके हर जगह पर आपको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं भारत में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, केवल एक देश की नागरिकता भी होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता उसको प्रदान की जाती है। इस प्रकार वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है। एक तो पहला राष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार समूह, और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो एक राष्ट्र सरकार, उसके द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, और दूसरा किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। जबकि भारत में क्या है, सब जगह पर एक ही अधिकार, सब समान रूप से सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? अगली विशेषता है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय, जब मैंने आपको पढ़ाया था, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, सर्वोच्च, ये सब क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय क्यों प्रदान किए गए? सरकार के दबाव में नहीं है। जैसे कि मैंने जब आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था टी एन सेशन के बारे में आपको बताया था कि वो किस तरीके के थे, उन्होंने किस तरीके से निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में मान्यता दिलवाई। ठीक है, सरकार के विरुद्ध जाके उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील की कि भाई जब तक इसको मान्यता नहीं दोगे आप निर्वाचन आयोग को, इसकी सीएजी की तरह और सर्वोच्च न्यायालय की तरह, जो न्यायालय है उनकी तरह हम क्या है, स्वतंत्र है हमारा कार्य करने के लिए। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, इन पे सरकार का कोई, स्वतंत्र निकाय होते हैं, इन पे सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्वतंत्र निकायों को भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, ताकि जो है वो सरकार को बैलेंस कर सकें, उसकी निष्पक्ष रूप से, ठीक है, अपने मत को रख सकें, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं? निर्वाचन आयोग में क्या है, संसद, राज्य विधानसभा और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए क्या बनाया गया है, निर्वाचन आयोग बनाया गया है। ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। अगर निर्वाचन में मान लो भेदभाव होने लग जाए, चुनाव में भेदभाव होने लग जाए, ठीक है, या फिर करप्शन होने लग जाए, तो फिर जो लोकतंत्र कैसे रहेगा? समझ रहे हो? तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। उसके बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य और केंद्र सरकार के जो बही खाते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, आपका जो देश के जो संसाधन हैं उनको कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, टैक्स का पैसा आ रहा है वो कहाँ लग रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों को देखने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय, इस पर किसी का प्रकार का दबाव नहीं है। अगर मान लो ये दबाव महसूस करे तो ये तो गलत रिपोर्ट निकालेगा, ठीक है, सरकार के पक्ष में जो है सरकार के घपलों में सहयोग करेगा। समझ रहे हो? तो इस वजह से ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ये जरूरी है क्या, किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं, और सरकार द्वारा किए गए व्ययों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग जो है ये क्या करता है, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से जो योग्य व्यक्ति है, मेरिट आधारित प्रणाली का प्रहरी है, और जो योग्य व्यक्ति हैं उनका चुनाव करते हैं, वो देश को संभालते हैं। ठीक है, से RS IAS की इनकी एग्जाम्स करवाते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग, तो ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है संघ लोक सेवा। ये क्या करता है, अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, तथा अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को क्या देता है, सलाह देता है। ठीक है, अगर मान लो ये करप्शन हो जाए, संघ लोक सेवा आयोग में करप्शन होने लग जाए, ठीक है, या फिर ये स्वतंत्र नहीं हो, सरकार के दबाव में हो, तो सरकार में जितने मंत्री हैं, सांसद, अपने सभी जानकारों को क्या बना देंगे, IAS बना देंगे। और अगर वो
जानकार व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति आईएएस जाकर के बनता है तो फिर देश का बनता धार है, समझ रहे हो? तो इस वजह से इन निकायों का क्या है, स्वतंत्र होना जरूरी है, ठीक है? ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करते। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग है, जिसका काम क्या है, हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती सेवा परीक्षाओं का आयोजन करना है, अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है, ठीक है? तो ये भी क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ये क्या है, भारत की एक विशेषता है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इन निकायों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान लिखे गए हैं कि भाई ये निकाय जो स्वतंत्र रहेंगे, इनमें कोई किसी प्रकार का जो है दबाव महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी प्रावधान संविधान में पहले से लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं, जैसे इनके कार्यकाल की सुरक्षा, इनके कार्यकाल की सुरक्षा इनको कोई बीच में हटा नहीं सकता, समझ रहे हो? इनके कार्यकाल की सुरक्षा, ये जब एक बार नियुक्त कर दिया उसके बाद इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं कर सकते आप, ठीक है? निर्धारित सेवा शर्तें हैं पहले से, भारत की संचित निधि से भारत वेतन है, इनका वेतन कटता नहीं है, डायरेक्ट इनके खाते में आता है, ठीक है? डायरेक्ट क्या होता है कि संचित निधि से वेतन आता है, इनके अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है? इनके वेतन को कम नहीं कर सकते। मतदान के वो जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, नीतिगत कटौती, सांकेत कटौती, समझ रहे हो? तो कटौती प्रस्ताव जब पेश किए जाते हैं तो जो भारत की संचित निधि पर जो वेतन भारित है उनके ऊपर क्या होता है, केवल बहस होती है, केवल विवाद कर सकते हो आप, उन पे क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते कि इनको कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है? ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये स्वतंत्र निकाय पढ़ लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं अनोखी विशेषता, आगे जो विशेषता वो क्या है, आपातकालीन प्रावधान। वो क्या है, भाग 18 में, इनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये क्या है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मान लो कोई राज्य है, वो ऐसे बोल रहा है कि मैं तो अब अलग से देश बनूंगा, ठीक है? वो विद्रोह कर दे, जैसे खालिस्तानी अभी चल रहा है पंजाब में, ठीक है? तो उस समय क्या कर सकता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है? जो सत्ता है वो केंद्र के हाथ में ली जा सकती है, वहाँ की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। वो किसके लिए जरूरी है, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है? या फिर युद्ध छिड़ जाए, उस समय सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस समय क्या कर सकते हैं, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। ये हम अलग से डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक अलग से पर्टिकुलर इसका एक क्लास है 1-1.5 घंटे की, तो वो क्लास आप देख लेना, ठीक है? अब आगे अगली विशेषता देखते हैं। आपातकाल के दौरान क्या होता है, आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था, पहले भी पढ़ लिया था और अभी भी देख लिया, ठीक है? राजनीति तंत्र का संघीय, राजनीति तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, संघीय होता है, और एकात्मक परिस्थितियों में क्या हो जाता है, वो आपातकाल परिस्थितियों में क्या हो जाता है, एकात्मक परिवर्तन हो जाना। ये क्या है, अद्वितीय विशेषता है भारतीय संविधान की, क्या है, अद्वितीय विशेषता है कि आपातकाल के दौरान तो एकात्मक और सामान्य परिस्थितियों में संघीय विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ये बात कही किसने थी, ये कही थी B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है? अब आगे देखते हैं रजनी कोठारी, ये आप याद रखा करो जो कथन होते हैं, क्योंकि सामान्यतः प्रस्तावना से, ठीक है, विशेषताओं से ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था, ठीक है? तो आपातकाल उपबंधों के बारे में रजनी कोठारी जी ने क्या कहा है कि संघ की लंबी शाखा या संघ का हथियार कहा है, किसको कहा है, आपातकाल उपबंधों को, ठीक है? अब अगली विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की त्रिस्तरीय सरकार। वैसे तो भारत में पहले द्विस्तरीय सरकार थी, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। उसके बाद 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तो एक स्थानीय स्तर पे क्या हो गया, स्थानीय सरकार 3 स्तर हो गई, ठीक है? भारतीय संविधान में किस तरीके से कार्य किया जाता है, केंद्र सरकार, ठीक है? उसके बाद में दूसरा स्तर कौन सा है, राज्य सरकार, और उसके बाद में कौन सा है, स्थानीय सरकार, ठीक है? तो भारत में कौन सा त्रिस्तरीय सरकार कार्य करती है, ठीक है? इतना समझ में आ गया। पर पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 थी, उसके बाद 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है? और उससे क्या जोड़ दिया गया, स्थानीय सरकार को और
जोड़ दिया गया। तो क्या हो गया, त्रिस्तरीय सरकार हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ऐसी विशेषता और किसी संविधान में नहीं है। सब जगह पे 2 स्तरीय सरकार ही है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, तो मूल रूप से अन्य संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय, मूल रूप से जब पहले संविधान लागू हुआ था तो राज्य व्यवस्था केंद्र व राज्य के संगठन, केंद्र राज्यों की शक्तियों से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट थे पहले जब लागू हुआ था। उसके बाद में 73वां व 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ और त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में ऐसी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से भाग 9 नया भाग जोड़ा गया, एक नई अनुसूची जोड़ी गई 11वीं, जिसकी हम बात कर चुके हैं। फिर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इसके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 1992 में नया भाग 9A जोड़ा गया था, नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। इसमें क्या किया गया था, नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को क्या दिया था, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन देख लिया। अब एक बात जो है आपको कमेंट करके मेरे को बताना है, क्योंकि इसी क्लास में मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था। ठीक है, इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के दौरान जब ये हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ये क्या है, आपका गृह कार्य है। ठीक है, होमवर्क है। जब आप क्लास देख रहे हो तो जैसे मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, तो उसी समय कमेंट में लिख दो, कमेंट कर दो कि वह आपको पता है, तो आप कमेंट कर दो कि प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, उसी समय कर दिया करो। अब आगे देखते हैं। अगली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। अगली विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन। ये हमने संसदीय शासन प्रणाली में भी देखा था। ठीक है, तो भारत में क्या किया गया है, 7वीं अनुसूची। मैंने बताया था कि मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में, अब वर्तमान में कितनी है, 12। तो उसी 7वीं नंबर की अनुसूची में क्या किया हुआ है, संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे विषय होते हैं कि भाई इस पे कानून कौन बनाएगा, उस पे कानून कौन बनाएगा, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इन सारे कानूनों को आपस में बांट लिया। ठीक है, किस किस ने बांट लिया, केंद्र और राज्यों ने बांट लिया कि भाई अब एक काम करो, अलग अलग कर लेते हैं अपन। भाई ये कुछ विषय हैं जिन पे आप कानून बना लो, ये कुछ विषय हैं जिन पे हम कानून बना लेंगे। ठीक है, और कुछ जो कॉमन है उन पे क्या बना लेंगे, दोनों मिलके कानून बना लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे क्या किया, 3 अनुसूचियां बना ली। एक तो बना ली संघ सूची, संघ सूची जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, उसमें कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, 97 विषय हैं। ठीक है, इसमें पहले बीच में 100 विषय हो गए थे, उसके बाद कुछ विषय हटा दिए गए। ठीक है, तो अगर काउंट करते हैं तो 97 ही है, लेकिन अगर काउंट संख्या की अगर हम बात करें तो काउंट संख्या कितनी आती है, 100 आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो। और उसके बाद में मैंने ये 10 तक है, 10वें नंबर पे कुछ लिख दिया, तो 5 और 4 को हटा दिया। तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी कि 10वां 9 पे चला जाएगा, 9 8वें पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। काउंट कितने होंगे, 10 तक ही होंगे। जैसे अभी हमने भाग को देखा था, वैसे देखा जाए तो 97 है, और लास्ट क्रमांक देखा जाए वो कितना है, 100 है। ठीक है, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, इसमें पहले 66 विषय थे। ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं, 59 विषय। तो ये भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय हैं, पहले इसमें 47 विषय थे, फिर बाद में 5 विषय इसमें और जोड़ दिए गए। ठीक है, समवर्ती सूची पे केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं, लेकिन लागू कौन सा होगा, जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अगर दोनों कानून बना रहे हैं आपस में, अगर दोनों कानून बना रहे हैं तो लागू किसका होगा, केंद्र सरकार वाला कानून लागू होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति की। किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, अभी तक हमने सारी विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान की और भी खूब सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, जो प्रमुख विशेषताएं वो लगभग 16-17 विशेषताएं हैं, वो हमने देख ली हैं। अब इन सबको देखने के बाद में भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की प्रकृति संघीय है या एकात्मक है या फिर दोनों का मिश्रण है, किस तरीके से है। ठीक है, तो उस पर अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग राय रखी है अपनी। ठीक है, किसी ने कुछ सौदेबाजी का संघवाद बताया, किसी ने केंद्रीकरण बताया, किसी ने, ठीक है, फेडरलिज्म बताया, किसी ने बार्गेनिंग बताया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वो उस तरीके से जो संघ, भारतीय संविधान की प्रकृति लास्ट में डिसाइड कैसे होती है,
वो हम आप देखेंगे, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में वो अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति से ही संविधान जो है प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कथन है, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग प्रकृति बताई है, तो वो ही एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे होते तो ये आपके लिए 10 नंबर में एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। इसको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई कुछ प्रावधान एकात्मक है, कुछ प्रावधान संघीय है, और फिर लास्ट में आप बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है, सरकारी आयोग है, उन्होंने क्या है परिसंघीय घोषित किया है संविधान को, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है परिसंघात्मक ढांचे को बुनियादी ढांचा घोषित किया है, और बुनियादी ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से एक आंसर तैयार हो जाता है 10 नंबर में, ठीक है। लेकिन तो आपके जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वहां प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या कथन कहा है, ठीक है, किस व्यक्ति ने क्या कहा है भारतीय संघवाद के बारे में, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले कैसी वियर, ठीक है, कैसी वियर ने क्या कहा, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक जगह लिख करके आपको सबको याद करना है, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसी वियर इसने क्या कहा, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, क्या कहा है अर्धसंघीय, कैसी वियर ने क्या कहा है अर्धसंघीय, ठीक है। फिर अगला व्यक्ति आता है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान क्या है एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान क्या है एक संघ है जिसमें केंद्रीकरण ज़्यादा सशक्त है, मतलब केंद्र ज़्यादा सशक्त है और राज्य जो है उनको कम पावर है, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा है आइवर जेनिंग्स ने कहा है, ठीक है। फिर डीडी बसु, डीडी बसु ने क्या कहा है कि संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से क्या है एकात्मक, ये दोनों का क्या है मिश्रण है, ये दोनों का क्या है मिश्रण। डीडी बसु ने क्या कहा है कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, न तो ये शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ये शुद्ध रूप से क्या है एकात्मक है, ये क्या है दोनों का मिश्रण है, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, क्या है सहकारी संघवाद है, ठीक है। अभी नीति आयोग किसको बढ़ावा दे रहा है सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। जीएसटी किसका उदाहरण है सहकारी संघवाद का उदाहरण है। राज्यसभा किसका उदाहरण है सहकारी संघवाद का उदाहरण है, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ठीक है। उसके बाद मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। क्या ऐसा सौदा हुआ है कि भारतीय का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ है, उसमें आपने जो राज्य बनाए हैं अंग्रेजों के जाने के बाद में, ये क्या है सौदेबाजी का संघवाद है, सौदा किया है आपने, ठीक है। तो मॉरिस जोन्स ने क्या कहा भारतीय संघवाद क्या है सौदेबाजी का संघवाद है। उसके बाद में सबसे बढ़िया बात किसने कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सबसे बढ़िया बात किसने कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। इनकी बात मेरे को बड़ी सही लगी, ये कहते हैं कि मैं इस बात को महत्व नहीं देता कि आप संविधान को संघीय कहें या एकात्मक या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भाई कुछ भी नाम दे लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, हमारे उद्देश्य पूरे होने चाहिए। ये कौन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि भाई काम से मतलब रखो, नाम क्या है क्या रखें क्यों रखें, समझ रहे हो, तो नाम हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं, अपना काम होना चाहिए, काम जरूरी है। ये कौन कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में राजमन्नार समिति 1971, इसको याद रखना कब आई थी, 1971 में। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था 1983 में, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था 1983 में। और राजमन्नार समिति कब आई थी 1971 में, ठीक है। तो इन दोनों ने भारतीय संघ को क्या बताया परिसंघीय बताया, क्या बताया है परिसंघीय बताया। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, ठीक है। उसके राजमन्नार समिति का गठन किया गया था, इन दोनों ने क्या बताया है भारतीय संविधान को परिसंघ बताया है, ठीक है। उसके बाद में अंबेडकर ने क्या कहा है भारतीय संविधान के बारे में कि भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और परिसंघीय क्या है दोनों है, क्योंकि इनमें दोनों के लक्षण विद्यमान है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा है कि भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक भी है, ठीक है, जैसे आपातकाल के समय एकात्मक हो जाता है,
और परिसंघीय भी है, क्योंकि सामान्य स्थिति में परिसंघीय भी हो जाता है। तो इसमें दोनों के लक्षण विद्यमान है, एकात्मक के भी हैं और परिसंघीय के भी हैं। अब वो कौन कौन से लक्षण हैं जो विद्यमान है, वो अम्बेडकर साहब बताते हैं कि दोनों के लक्षण हैं, इस वजह से क्या है, ये दोनों का मिश्रण है। तो ये क्या होता है, परिस्थिति और समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि इसमें कुछ संज्ञात्मक लक्षण है। अब संज्ञात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, संज्ञात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे एक तो ये लिखित संविधान है, ठीक है, लिखा हुआ है सब कि राज्य के कौन से विषय हैं, केंद्र के कौन से विषय हैं, किसको कितने अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र भी कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करता है, संविधान से, और राज्य भी कहाँ से शक्तियाँ प्रदान करते हैं, संविधान से। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी क्या है, एक संज्ञात्मक विशेषता है। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, ये भी संज्ञात्मक विशेषता है। संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ठीक है, ये भी संज्ञात्मक विशेषता है। केंद्र राज्यों के बीच पृथक सरकारें, राज्यसभा, द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान के संज्ञात्मक लक्षण है ये। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघात्मक नहीं है, या भारतीय संविधान का कौन सा संघात्मक लक्षण नहीं है, या फिर कौन सा है, ये क्या पूछा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये सारे लक्षण जो है 8 के 8 लक्षण याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो क्या है, एकात्मक लक्षणों को दर्शाते हैं। ठीक है, समय और परिस्थिति के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों है ना भारत का संविधान, तो कुछ तो संघात्मक लक्षण है, कुछ क्या है, एकात्मक लक्षण है। तो भारतीय संविधान में कुछ लक्षण एकात्मक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है, केवल केंद्र का पूरा देश का एक संविधान है। ठीक है, राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है, इसका मतलब क्या है, एकात्मक है। जबकि अमेरिका में क्या है, राज्यों का अलग से संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है। ठीक है, शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है। अगर शक्तियां बांटी इन्होंने, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां बांट ली, अब मान लो कुछ ऐसी शक्तियां आ गई, ठीक है, जो उस समय याद ही नहीं आई, जैसे अब डिजिटल मीडिया तो अब आया है, उस समय थोड़ी था जब संविधान लागू हुआ था, उस समय थोड़ी था कि भाई मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर आपके इसको ट्विटर है, ठीक है, इंस्टाग्राम, इनको भी हैंडल करना पड़ता है, यूट्यूब को विनियमित करने के लिए, ऑनलाइन कोचिंग्स को विनियमित करने के लिए कानून ला रही है ना अभी सरकार। ठीक है, तो उस समय थोड़ी पता था संविधान निर्माताओं की कि आगे चल के ऐसा भी कोई ऑनलाइन क्लास चलेगी और उसको भी, उन कोचिंगों को भी विनियमित करना पड़ेगा सरकार के द्वारा। तो ऐसा नहीं था ना। तो ऐसी शक्तियाँ जो उस समय उनको पता ही नहीं थी कि भाई बांटनी है, क्या करनी है, राज्यों को देनी है, केंद्र को देनी है, वो सारी अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दे दी गई, केंद्र को दे दी गई। ठीक है, जो ऐसी शक्तियाँ जिनको हम सोच भी नहीं पा रहे, आगे भी आएंगी। ठीक है, जैसे आगे कोई वर्तमान में कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो इसलिए जो शक्ति विभाजन है वो किसके पक्ष में है, केंद्र सरकार के पक्ष में है। अधिक शक्तियां किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या है, ये एकात्मक लक्षण है। एकल नागरिकता व एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, ये भी एक एकात्मक लक्षण का वो दर्शाता है कि वह एक ही नागरिकता है। ठीक है, वो पूरे भारत की। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उसके माध्यम से आपातकाल के समय राज्यों पर कंट्रोल भी करता है। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल को क्या कहा जाता है, केंद्र का एजेंट कहा जाता है। वो क्या करता है कि कोई भी विधायिका, देखो राज्यपाल क्या है, विधान मंडल का क्या है, एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधान परिषद और विधानसभा तीनों मिलकर के विधानमंडल का निर्माण करते हैं, और विधानमंडल और विधान परिषद से जब पारित होकर के किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाता है, जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, और राज्यपाल क्या है, केंद्र का एजेंट है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो वो क्या करता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी क्या है, एक एकात्मक लक्षण का एकात्मक लक्षण है। ठीक है, केंद्र राज्यों की सीमा, केंद्र और क्या कर सकता है, राज्यों की सीमा परिवर्तित कर सकता है, नाम में परिवर्तित कर सकता है, और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। संविधान संशोधन, ठीक है, उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, आपातकालीन प्रावधान लागू करना, ये सब क्या है, ये एकात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से एकात्मक लक्षण है और कौन कौन से
नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। ये हमने देखा था जब मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी पढ़ाया था, संघ लोक सेवा आयोग भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इनके माध्यम से भी केंद्र क्या करता है, राज्यों पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। संघ के राज्यों को निर्देश देने की शक्ति भी है, और अगर वो निर्देश नहीं मानते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो ये भी क्या है, एक एकात्मक लक्षण है, ठीक है। तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट क्या स्पष्ट होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, संघात्मक विशेषताएं पढ़ी हैं और एकात्मक विशेषताएं पढ़ी है, उन तथ्यों से क्या स्पष्ट होता है, तो उन तथ्यों से क्या स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक और परिसंघ दोनों की विशेषताएं हैं, ठीक है। ना तो भारत का संविधान एकात्मक है और ना ही परिसंघीय है, ठीक है, इसमें दोनों की विशेषताएं हैं, ठीक है। यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में किसका प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फेडरल शब्द का प्रयोग कैसे, ये फेडरल का मतलब है कि भारत जो है वो राज्यों में बटा हुआ, ठीक है। राज्य और केंद्र, इनके बीच में शक्तियों का अलग अलग विभाजन है। लेकिन क्या किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यूनियन क्या है कि भारत जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत पहले से डिसाइड है, पहले से था, बाद में राज्य बने हैं, ठीक है। तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत का उल्लेख किस तरीके से किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है भारत। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। तो इसका क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब यह है कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। कोई समझौता नहीं हुआ है राज्यों के बीच में कि हम आपके साथ रहेंगे और बाद में हम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, राज्यों को भारत ने बनाया है, ठीक है। किसी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, किसी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया जगह जगह पे। और यूनियन का मतलब क्या है कि भारत संघ जो है किसी राज्य के हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान में किसका प्रयोग किया गया है, जगह जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कुछ नाम दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, पहला नाम दिया गया है कि एकात्मकता की भावना में संघ, ठीक है। संघ तो है, फेडरल तो है, लेकिन एकात्मकता की भावना के साथ में, ठीक है। उसके बाद अर्धसंघ, ये किसने कहा है, केसी वेरे ने, ये आप याद रखना, केसी वेरे ने क्या कहा है, अर्धसंघ कहा है। उसके बाद में बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। उसके बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, सहकारी संघवाद, ठीक है। फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने, ये भी आप याद रखना। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये क्या है, भारतीय संविधान को ये नाम दिए गए हैं। अब किस किस व्यक्ति ने क्या क्या नाम दिया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस व्यक्ति ने क्या नाम दिया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारतीय संविधान क्या है, वो ना तो एकात्मक है न ही संघीय है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। भारतीय संविधान में कहीं भी जो है फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यूनियन शब्द का मतलब आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बावजूद यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके बावजूद सरकार के द्वारा गठित विभिन्न आयोगों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के द्वारा राजमन्नार समिति 1931, सरकारी आयोग 19 राजमन्नार समिति 1971 और सरकारी आयोग 1983, विभिन्न आयोगों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघीय घोषित किया है। जबकि भारतीय संविधान में किसका प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी ये सब क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान क्या है, परिसंघीय है। और सर्वोच्च न्यायालय ने तो परिसंघीयात्मक व्यवस्था को बुनियादी ढांचा घोषित किया है। संविधान का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि परिसंघात्मक ढांचा भारतीय संविधान का क्या है, बुनियादी ढांचा है। भारत जो
भारतीय संविधान का क्या है, बुनियादी ढांचा है परिसंघात्मक व्यवस्था, जैसे मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ठीक है, प्रस्तावना, ये सब क्या है, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। उसी तरीके से परिसंघात्मक व्यवस्था क्या है, भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा है। ये किसने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। जबकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया, वहाँ क्या किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान शांति काल में तो परिसंघीय है, ठीक है, और आपातकाल की स्थितियों में क्या है, ये एकात्मक है। ये किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने देख ली हैं और काफ़ी डिटेल से देखी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी चले जाना, भले ही किसी की कोई भी नोट्स देख लेना, कोई भी एग्जाम के नोट्स देख लेना, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ये क्या है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। लेकिन ये इसमें जो है ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, एक अलग से वीडियो बनेगा आधे एक घंटे का। उसमें आपको बताया जाएगा कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं वो कौन-कौन से प्रावधान कहाँ-कहाँ से लिए गए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रावधान अमेरिका से कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ब्रिटेन से कौन-कौन से लिए गए हैं, आयरलैंड से कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इसके अलावा, ठीक है, जर्मनी से कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे एक अगले वीडियो में, एक अलग से सेपरेट वीडियो इसका आएगा। चूँकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए जो मैंने टू द पॉइंट सिलेबस करवाना है, ठीक है, फालतू चीज़ें आपको पढ़ानी नहीं है। इस वजह से मैंने जो इनको स्किप कर दिया। पहले मेरा टारगेट है कि आपको जो टू द पॉइंट जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं, वो सारे आपको करवा दिए जाएँ। उसके बाद में ऐसी चीज़ें आपसे करवाई जाएँगी, ठीक है। इसलिए आपके लिए एक 3 वीडियो अलग से आएँगे। एक तो भारतीय संविधान के स्रोत, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ये क्या करवाई जाएँगी, आपको अलग से करवाई जाएँगी, ठीक है। और ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि क्लासें करवानी है कि नहीं करवानी। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर इनकी क्लासें लेकर के आनी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो टू द पॉइंट पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें ये भी पढ़ना है, हम एक भी पर्सन जो है गलत नहीं करना चाहते, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मेरे को जो है इसके ऊपर क्लास बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है। तो हमने आपके सिलेबस में लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। क्या-क्या देख लिया है? सिलेबस की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है? इस सिलेबस को ध्यान से देखिए। इस सिलेबस में हमने पहला पॉइंट कर लिया है, भारतीय संविधान की विशेषताएँ हमने देख ली हैं। उसके बाद में हमने भारतीय कार्यपालिका को देख लिया, न्यायपालिका को देख लिया। भारत में निर्वाचन, ये टॉपिक आपका बचा हुआ है एक तो, ठीक है? और क्या-क्या बचा हुआ है? ये बचा हुआ है संसद। केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं। इस टॉपिक को जो है संसद को हम अगले 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद केवल एक टॉपिक बचेगा भारत में निर्वाचन, ठीक है? और तो उसके बाद आपको पीडीएफ दे देंगे। अगर किसी को पीडीएफ पहले चाहिए, ठीक है? पीडीएफ कब देनी चाहिए आप मुझे बताना, ठीक है? आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको पीडीएफ कब चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, ठीक है? या फिर ये पूरा कंप्लीट भारत में निर्वाचन होने के बाद में चाहिए, ठीक है? तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है? और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपका फीडबैक भी मुझे देते रहिए, ठीक है? और आपका फीडबैक कैसे दे सकते हो आप? क्लास को लाइक करके दे सकते हो और आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसी क्लासें लग रही हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।